तो फर्स्ट क्वेश्चन है HNO3 इज प्रेजेंट इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब कई क्वेश्चन ना आउट ऑफ बॉक्स आ जाएंगे। अब मतलब ये क्या है कि HNO3 इज यूज है ना, तो इसमें आपने अपना लॉजिक ढूंढना है कि HNO3 क्यों यूज होता है, क्योंकि नाइट्रेशन का मतलब होता है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, NO2 है ना। नाइट्रेशन का क्या मतलब है कि अगर हमने नाइट्रेशन करनी है बेंजीन की, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल्स अट्रैक्ट करने की रिएक्शन होती है। तो अब नाइट्रेशन करनी है तो ऑब्वियसली नाइट्रेशन मीन्स उसको NO2 पॉजिटिव को जनरेट करना है, अट्रैक्ट करना है। अब NO2 पॉजिटिव कौन देगा, नाइट्रिक एसिड ही देगा। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि एज नाइट्रिक एसिड कैन जनरेट NO2 positive with the help of concentrated H2SO4. So HNO3 is present in the nitrating mixture. 3 4 का देना आपने, दो, तभी 5 का दे सकते हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए, और मेरे को अगर मैम का शोर आया फिर देख लेना। This is question number sample paper 6. इन्होंने भी यही लिखा आंसर सैम्पल पेपर में कि HNO3 is essential in the nitrating mixture because it provides NO2 positive ion when activated by H2SO4. मैंने भी बोला ना कि with the help of concentrated H2SO4 allowing the electrophilic substitution reaction। ये जरूर मेंशन करना है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि बेंजीन हमेशा अट्रैक्ट ही इलेक्ट्रोफाइल को करता है, बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच। तो आप देखो वही आंसर लिखा हुआ है, बस इन्होंने एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रखी है कि HNO3 को में से कैसे जनरेट कर रहा है। मतलब अगर आपको रिएक्शन याद रह सकती है, सबसे पहले H2SO4 H पॉजिटिव देगा और वो HNO3 के साथ कंबाइन हो जाएगी H2NO3 और HSO4 नेगेटिव। ये स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में ये जो H2NO3 के ऊपर पॉजिटिव आया, इसमें से वाटर निकल जाएगा और NO2 पॉजिटिव जनरेट होगा। तो अगर आपको ये स्टेप्स याद रह सकते हैं कि NO2 पॉजिटिव कैसे जनरेट हो रहा है, तो रिएक्शंस लिखो, नहीं तो अदरवाइज सिंपल आंसर यही बनता था कि जो मैंने आपको पहले बताया कि HNO3 की मदद से क्या जनरेट हो रहा है, NO2 पॉजिटिव विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज नॉट स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। ये जब हमने डाइजोडाइजेशन करी थी तब भी मैंने बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब भी हम बनाते हैं तो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब आपने डाइजोडाइजेशन करी, बेंजीन क्यों नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया था कि अगर मान लो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया और इसको स्टोर करके रख दिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? यस वंशिका, एनी आंसर? हमने डाइजोडाइजेशन करी एनिलीन में, NaNO2 प्लस HCl डाला, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बना के स्टोर मत करो, क्योंकि स्टोर करने से क्या होगा कि इतने रिएक्टिव हैं तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? यस राधिका, एनी के किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अगर हम कुछ नहीं भी दे रहे लेकिन एयर में पानी तो होता ही है, मॉइस्चर तो होता ही है, तो N2 गैस उड़ जाएगी और Cl नेगेटिव, HCl और पीछे से OH लग जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? फिनोल। तो कहने का मतलब है कि और कुछ नहीं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आप कहोगे तो अच्छी बात है। अच्छी बात तब है अगर हम फिनोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगर हमें चाहिए ही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो वो तो किसी और चीज में कन्वर्ट होके
रह चुके हैं, है ना, तो आप बोलोगे कि दे शुड नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज दे डिकम्पोज इजीली and on decomposition they release nitrogen gas, therefore it is always which can lead to explosion। मतलब अब हो क्या रहा है, ये एक बॉटल में तुमने स्टोर कर रखे हैं, अब वो उसमें टूटी जा रहे हैं, मतलब ब्रेक हो रहे हैं, और उसी बॉटल में क्या है, तो जैसे ही तुम ओपन करोगे तो वो कहते हैं कि एकदम से गैस निकलेगी, तो एक्सप्लोजन भी हो सकती है। मतलब अगर वो डाइजोनियम सॉल्ट तुमने कहा कि हमने तो बॉटल में स्टोर मतलब सील करके रख लिए ताकि वो डिकम्पोज ना हो, बट अगर वो बॉटल के अंदर भी डिकम्पोज हो गए तो उसका एक और नुकसान क्या होगा कि कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, तो जब आप बॉटल ओपन करोगे प्रेशर के अंडर वो गैस है तो एकदम से गैस निकलेगी, तो इट मे लीड टू एक्सप्लोजन। तो आपकी रिएक्शन नहीं लिखनी इसमें, हमने सिंपल लिखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड शुड नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज दे इजीली डिकम्पोज, because they easily decompose to release nitrogen gas which can lead to explosion under pressure। ठीक है, क्योंकि वो गैस प्रेशर के अंदर पड़ी रहेगी तो एकदम से, जैसे आप अगर आप अब सैम्पल पेपर को ना सॉल्व करने के यही एडवांटेज होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो नोट में ऐसी सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, मतलब आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लिखी होगी लेकिन आपने इस शायद नोट्स में ये रीज़न नहीं लिखा होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों स्टोर नहीं करने चाहिए। स्टोर करने से क्या होता है, या कई बार हम जब नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं आता कि अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो व्हेन यू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, आप वो चीज़ें भी आपके दिमाग में आती हैं जो आपके नोट्स में बाय चांस या एक्सीडेंटली छूट जाती हैं। तो इसीलिए नोट्स प्लस PYQs या सैम्पल पेपर इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। अगर अकेले नोट्स करके जाओगे तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आता होगा बट आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं लिखूँ क्या, है ना, और जिसने नोट्स नहीं करे उसको अकेले क्वेश्चंस का तो फायदा है ही नहीं। बट नोट्स प्लस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस होते हैं जो यू कैन ऑलवेज गेट +90। अच्छा, द नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चन जो है ना इसमें दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी मैंने डिस्कस नहीं करा, नोट्स में नहीं करवाया। वो कह रहे हैं मिथाइल, मिथाइल CH3 होता है, CH3NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन CH3OH। क्या रीजन हो सकता है? अब ये कोई मैंने कभी करवाया नहीं है बट आप सोचो, ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा लोन पेयर दे रहा होगा और ऑक्सीजन लोन पेयर उतना नहीं दे रहा होगा, तभी ये वीक बेस है। जबकि मिथाइल तो इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, यानी कि मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो क्या रीजन रहा होगा कि मिथाइल NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। मिथाइल तो इधर भी दे रहा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और मिथाइल तो इधर भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? क्योंकि आप कहोगे कि हो सकता है कि नाइट्रोजन ज्यादा दे रहा होगा, क्योंकि एनीथिंग विच गिव्स लोन पेयर इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो अगर यही ये क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही निकलती है ना कि मैम हो ना हो इसमें जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर रहा होगा। अब रीजन ढूंढो कि नाइट्रोजन ज्यादा लोन पेयर क्यों डोनेट करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर ज्यादा डोनेट क्यों नहीं करेगा। यस, आई वांट आंसर फ्रॉम यू, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो तो अपनी तरफ रखते हैं ना। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे शेयर्ड हो चाहे अनशेयर्ड हो, वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। अब लोन पेयर इधर भी नाइट्रोजन के ऊपर भी है, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर भी है। अब दो इंसान हो, हम कहते हैं ना कि पैसा उसके पास भी है पैसा उसके पास भी है, पर वो तो डोनेट करता है वो नहीं करता, तो हम कहते हैं वो कंजूस है, उसको अपने पास पैसा रखना अच्छा लगता है, उसको डोनेट करना। ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके पास भी देने के लिए एक लोन पेयर था, उसके पास भी एक लोन पेयर था, पर ऑक्सीजन की नेचर क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो चीज अपने पास अट्रैक्ट करती है। अब ऑक्सीजन कहेगा कि मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन नाइट्रोजन कहेगा कि मैं उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूं तो मैं डोनेट कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन मैंने कभी क्लास में डिस्कस नहीं करा, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एक्सपेक्ट करके जाओ जो आपको लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो मैंने कभी डिस्कस नहीं करा। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ोगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, किससे? मिथाइल OH से। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी करा नहीं, फिर तुम इसकी इंटरप्रिटेशन सोचो कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिथाइल NH2 स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं N अपना लोन पेयर डोनेट ज्यादा कर रहा होगा। फिर आप अपने दिमाग में सोचो कि आखिर नाइट्रोजन में ऐसा क्या है कि नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट नहीं कर रहा। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो सिर्फ यही फर्क है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट कोई चीज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो वो देती नहीं है, वो अपने पास विड्रॉ करती है या अपने पास रखने की कोशिश करती है। तो इसका सिंपल आंसर मेरे हिसाब से तो यही बनता है दैट मिथाइल NH2 मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर बेस बिकॉज नाइट्रोजन कैन इजीली डोनेट, वाई ऑक्सीजन कैन नॉट इजीली डोनेट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब मैं इसका आंसर बुक का भी देखती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सेम वही, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फिर भी दे देगा, डोनेट कर देगा, बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कई बार कई क्वेश्चन आपको ऐसे पॉपअप होंगे जो डायरेक्टली क्लास में शायद कभी डिस्कस नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू नो विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो विच एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू नो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट माइंड में लगाकर कोई ना कोई आंसर लिख ही आओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये क्वेश्चन अभी, क्योंकि आप कहोगे कि मैं टीचर हूँ, टीचर के पास भी क्या कोई लाखों क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम भी कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं। अब मुझे श्योर नहीं था कि आंसर यही होगा, बट उन्होंने वही लिखा ना, क्योंकि मैंने लॉजिक लगाया तुम्हारे सामने कि ये दे रहा है, दे क्यों रहा है? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आपकी जिस दिन अप्रोच ये हो गई ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, इसका आंसर बनना क्या चाहिए, तो आप उस पर अपना कॉन्सेप्ट लगा के अगर आंसर लिखाओगे, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी बच्चा पढ़ ले, जितनी मर्जी किताबें पढ़ जाओ, 2 किताबें कर लो, 3 किताबें कर लो, 10 सैम्पल पेपर कर लो, हमेशा फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। थोड़ा सा मतलब पार्ट 10% 15% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले देखे नहीं है, बट होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना। तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जिनको लॉजिकली सोचने की आदत है ना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, लॉजिक क्या बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये देता होगा, फिर वो आंसर निकाल ही लेगा कि ये क्यों देता होगा। अब जिसको पता ही नहीं कि स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब है कि जो लोन पर डोनेट करता है, वो आंसर भी क्या निकालेगा। लेकिन जो लॉजिकली कनेक्ट करेगा कि ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है मतलब ये ज्यादा डोनेट करता है, ज्यादा कौन डोनेट करते हैं, जिनको देने की आदत है, तो वो अपने आप कंसेप्ट कनेक्ट कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये खुद ट्राई करो, चलो एवरीबडी 25th क्वेश्चन खुद ट्राई करो। VBT लगाओ, निकल की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो 28, आर्गन 18, 4s2 3d8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल का X 4Cl है, -2। देखो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ S से, तो निकल 2 पॉजिटिव में, आर्गन 18, 3D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s पूरा खाली है, 4p एंड 3d 8। अब क्लोरीन वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करानी, करो सॉल्व। VBT के क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। देगा ही रिजल्ट, गई नहीं, ये कर दी है, गई हुई है। और कोई आया मुकद का बच्चा? ध्रुव तो SG में है, और कोई है मुकद में?
मैम ध्यान रखना कोई चीटिंग ना करे। इनके टेस्ट पेपर ही 3 3 आधे आधे करे हुए हैं। हाँ वो कोई ना, कोई आगे पेज वाला कर ले, पीछे वाला कर ले, वही करा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे यूज अप हो गए होंगे ना। हाँ हो गया सॉल्व। तो कैसे सॉल्व किया है कि एज Cl negative is a weak ligand, so pairing does not take place। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो D तो खाली ही नहीं है, तो उसको 4 ऑर्बिटल्स, एक S का 3 P का, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और उसके बाद ये Cl नेगेटिव आएगा, 1 2 3 4 Cl नेगेटिव अपने लोन पर डोनेट कर देंगे यहाँ पे। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी n इंटू एन प्लस टू, तो उस हिसाब से 2 इंटू टू प्लस टू √8 2.87 आई थिंक। इनर है कि आउटर है? ऑब्वियसली आउटर है, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल तो यूज ही नहीं हुए। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो कितनी बार क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चन में गलती के चांसेस 0 होने चाहिए हमेशा। कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपने पहले बहुत बार कर रखे हैं, तो उन पे आपने बहुत अच्छे से उनको करना है, सो दैट आपका टीचर के पास इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस की वजह से जो आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, उन वजह से जो क्वेश्चन आपके अच्छे से नहीं भी अटेम्प्ट होते, उसमें भी आपको थोड़ा सा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं कि चलो बच्चे ने बाकी तो अच्छा ही किया हुआ है। व्हाट अबाउट 26th? Why aquatic animals are more comfortable in cold water? Like so many times ये क्वेश्चन आया है कि aquatic animals cold water में ज़्यादा comfortable feel करते हैं ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि hot water में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Why? Because there is a rule that solubility decreases with increase in temperature। तो hot water में temperature तो बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन ही कम हो गई, है ना। अब एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, है ना, बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑब्वियसली दे विल बी लेस कंफर्टेबल। तो सो मच। अब इसमें आपने बस यही लिखना है कि एज सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, एज सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस decreases with increase in temperature, so cold water is more comfortable for aquatic animals than hot water। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोलालिटी। अगेन सोल्यूशन का क्वेश्चन है, मोलालिटी निकालनी है आपको। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ, मोलालिटी वाला फॉर्मूला लगाओ। मोलालिटी निकालनी है, के एफ की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज के सी एल 2 पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। क्या ही निकालने के लिए अल्फा का फॉर्मूला यूज नहीं करना, नहीं, क्योंकि अल्फा गिवन ही नहीं है। तो सिंपल आपने इस फॉर्मूले में I2 ले लो, बिकॉज KCl का क्वेश्चन है। KCl विल डिसोशिएट इन 2 पार्टिकल्स। मास 1 kg दे रखा है, बट उसका हमें कोई WB वाला फॉर्मूला लगना ही नहीं, तो 1 kg का कोई रोल नहीं है। सिंपल आपको KF की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी निकालनी है। डिप्रेशन कितना होगा, 0 माइनस -8 यानी कि +8। तो सीधा डेल्टा टी एफ पुट करो इस फॉर्मूले में, मोलालिटी निकालो, हरी अप।
आया आंसर? हाउ मच? 2 पॉइंट 2.15, यस। तो एवरीबडी कैन चेक, यहाँ पे मोलालिटी 2.15 आ रही है। यूनिट्स ज़रूर लिखनी है, मोल पर केजी, एंड द फॉर्मूला इज IKF मोलालिटी। सी पार्ट करो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब रेशियो निकालनी है, और पहला वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? यस राधिका, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी होगी? पहले वाले के लिए कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है? 4K और एक ब्रैकेट, यानी कि कितने आयंस में डिसोशिएट होगा? 5। तो पहले वाले के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 5/1 होगी, लेकिन रेशियो निकालनी है। दूसरे वाला कितने पार्टिकल्स में टूटेगा? 4 Fe और 3 ये वाले, तो 4 और 3 7/1। तो रेशियो क्या आ जाएगी? 5/0.71। तो मैं बोलती हूँ ना कि कई बार हमें आई निकालना बहुत इजी होता है। जरूरी नहीं है हर बार आई निकालने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी या अल्फा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा I-1/n-1। जब हमें MCQ आ रहा है या हमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया है कि आपको 2 सोल्यूट दे रखे हैं, उन दोनों के वांट ऑफ फैक्टर की रेशियो निकालो, और दिया कुछ हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आई निकालने के लिए हम यही देखेंगे ना, हम यही अज्यूम करेंगे कि 100% अगर ये डिसोशिएट हो रहा है तो ये कितने पार्टिकल्स में टूटेगा? 4K और एक ब्रैकेट, क्योंकि और है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर if any solute dissociates, then I is number of particle after dissociation divided by number of particles before dissociation। before dissociation तो आप एक ही डाल रहे हो, लेकिन वो dissociate होने के बाद कितने में टूट रहा है? 5 में। तो ऑब्वियसली I की वैल्यू 5/1 हो गई। बट सिमिलरली फॉर दिस, अगर आप एक भी डालोगे तो वो 4 Fe और ये 3 ब्रैकेट्स में अलग अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स इज गोइंग टू जनरेट 4 + 3 7 टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो इसके लिए आई की वैल्यू 7/1 होगी। सो इफ यू गोना टेक द रेशियो 5/1 over 7/1, इट बिकम्स 5/7। ओके, सो दिस इज 26th। कमिंग टू 27th, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये भी। what type of battery is lead storage battery? It is a secondary battery because you know it can be recharged again and again. It is a secondary battery because it can be recharged again and again। उसके बाद आपने इसकी एनोड कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। तो लेड स्टोरेज बैटरी का एनोड Pb होता है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो Pb2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बट Pb2 पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट करके PbSO4 बना लेगा। तो Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसल, Pb + SO4 नेगेटिव गिव्स PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए, मतलब आपको कोई सोचना नहीं पड़े कि लेड स्टोरेज बैटरी है तो यार एनोड कौन था या उस पर रिएक्शन क्या थी। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इफ यू गेट अ क्वेश्चन की लेड स्टोरेज बैटरी की आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, यू शुड नॉट इवन टेक सेकेंड्स। आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए कि एनोड Pb होता है, Pb लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, Pb2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट करके PbSO4 बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन में Pb2 पॉजिटिव आयंस नहीं आएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन ऑफ एनोड। व्हाट अबाउट कैथोड? कैथोड इज PbO2। तो PbO2 को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, बट जो H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 वाटर बना देंगे और
Pb2 पॉजिटिव फिर से SO4 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करके PbSO4 बनेंगे। तो अगर आप Pb2 पॉजिटिव तो Pb2 पॉजिटिव फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2 वाटर। So this is going to be the reaction at cathode and that was the reaction at anode. So what you observed कि anode में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2, बट कैथोड में कितने गेन हो रहे हैं 4। तो अगर तो ओवरऑल रिएक्शन ना पूछी होती फिर तो हम यही छोड़ देते, बट ओवरऑल रिएक्शन पूछी है तो दैट मीन्स यू नीड्स टू एड अप। आपको एनोड और कैथोड को क्या करना है प्लस, बट प्लस करने के लिए एक रूल होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज एनोड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2Pb प्लस 2SO4 2 नेगेटिव गिव्स 2PbSO4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सो दैट व्हेन यू एड अप 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, PbO2 प्लस 2Pb इसमें भी थे ना SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे, 3SO4 2 negative gives 3 PbSO4 plus 2 water और यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन। ये लर्न होनी चाहिए रिएक्शन। देन 28th क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन वाला है। द डिकम्पोजिशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट, एक कोई रिएक्शन है जिसमें वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि केल्विन में बात करें तो 283 केल्विन पर K की वैल्यू इज 4.5 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल। Excuse me. At what temperature आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करो, T2 निकालना है। T1 क्या थी आर्हेनियस इक्वेशन? log K2 by log K2 by K1 EA upon 1 by T1 minus 1 by
अब K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? हाँ 1.5 इंटू 10⁴ और K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? एंड ये हमें 60 किलो जूल गिवन है, मतलब 60,000 जूल. R is 8.314. I'm just taking 8.3. T1 हमें 283 केल्विन, T2 निकालना है. तो ये हमारा 150/45 इज 39, 10, 3, 60,000, 2.3 into 8.3, 1/283 minus 1/T2. This is log 10 minus log 3. कैलकुलेशन ज़्यादा है ना. log 10 is 1, log 3 is 0.4771 होता है. 60,000 over 23, 83, 9, 6, 24, 21, 21.09. LCM T2 283, 283 minus T2 minus 283 into 21.09 over 60,000 T2 minus 283 over solving this is 0.047. एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/283. यार कैलकुलेशन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी. सॉल्व करके देखो 297 बनना चाहिए और सेल्सियस में 24 डिग्री से. चेक करो आ रहा है ये. आ रहा है ये. एजोडाई ये कर लिया नोट.
एजोडाई टेस्ट क्या होता है? जो फिनोल को किसी भी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। जो हमारी कपलिंग रिएक्शन थी उसी का नाम ही एजोडाई टेस्ट है। बेसिकली जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स लेते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट में डाइजो ग्रुप होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, लेकिन जब हम इनको फिनोल के साथ या एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उनका पैरा वाला एच पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में HCl बन के रिमूव हो जाता है। तो होता क्या था कि ये डाइजो ग्रुप एजो कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। व्हाट इज एजो? एन डबल बॉन्ड एन। और इन कंपाउंड्स की खास बात क्या है? ये कलर्ड होते हैं, दे आर एजो कलर्ड डाइज। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन है, बट ये एज अ एजोडाई टेस्ट यूज होती है क्योंकि अगर हम फिनोल डालेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। तो अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है डाइजोनियम सॉल्ट डालने पर तो इसका मतलब फिनोल है। लेकिन अगर ये अल्कोहल होता, नॉर्मली आप कोई भी अल्कोहल में अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालोगे तो नो रिएक्शन। So basically it was used as a test to distinguish alcohols from phenol. क्योंकि फिनोल कपल कर जाएंगे, किसके साथ कपल करेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, और कपल करने की वजह से एजो कंपाउंड बन जाएंगे। एजो कंपाउंड बनने की वजह से कौन सा कलर आ जाएगा? बट एनी अदर अल्कोहल विल नॉट कपल, विल नॉट डू कपलिंग रिएक्शन, तो कलर्ड कंपाउंड बनेंगे ही नहीं, है ना। तो दैट इज वाई इट्स यूज एज अ केमिकल टेस्ट। ये वैसे ओरिजिनली कपलिंग रिएक्शन है, लेकिन ये यूज होती है एज अ एजोडाई टेस्ट। अगला देखिए, तो सेक्शन सी 22 को छोड़ के डन है। कैन वी ट्राई सेक्शन बी? सेक्शन बी का भी आई थिंक हमने 17th 18th कर लिया था, 19th भी कर लिया था। नेगेटिव डेविएशन ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हो गए थे ना। बी डन, सी डन ऑलमोस्ट, डी रहता है। डी की वो करो, एक केस स्टडी गिवन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 30th। What will be the vapor pressure of water at 293 Kelvin? यानी कि आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। अब कोई कहेगा कि मैम उन्होंने तो वाटर का बोला है, बट उन्होंने कौन से वाटर का पूछा है? जिसके अंदर क्या डाला गया है? 25 ग्राम ऑफ, यानी कि अब ये वाटर नहीं रहा। जब आपने वाटर में 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल दिया यानी कि वो सोल्यूशन बन गया, तो आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। और प्योर वाटर का, अब यहाँ पर भी प्योर वर्ड मेंशन नहीं है, बट ये वेपर प्रेशर सिर्फ वाटर का है, तो यानी कि ये प्योर का हो गया 17.5। तो पी नॉट की वैल्यू आपको 17.5 दे रखी है। तो आपके पास पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। तो आपको प्योर की वैल्यू दे रखी है 17.5, सोल्यूशन का आपको निकालना है। डब्ल्यू बी कितना डाल रहे हो? ग्लूकोज 25, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका मोलर मास निकालोगे 180 आता है। ए मतलब वाटर, वाटर का मोलर मास 18, और कितने वाटर में डाल रहे हैं? 450 ग्राम। तो A which is the weight of water is given to be 450, A का मोलर मास is 18, B ग्लूकोज 25 ग्राम दे रखा था। ग्लूकोज का मोलर मास अगर नहीं पता तो फॉर्मूले से निकाल के देख लो, बट ये 180 आएगा। उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें गिवन था 17.5, और उस वाटर का निकालना था जिसके अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज ऐड हो चुका है, यानी कि सोल्यूशन का निकालना था। तो सिंपल फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आया that you need to calculate the vapor pressure of water containing 4 ग्राम of glucose, यानी कि आपको सोल्यूशन का निकालना है। दो वर्ड सोल्यूशन मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आपने ऐसे वाटर का निकालना है जिसके अंदर 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड है, सो
दे आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन ओनली एंड उस वाटर का दे रखा है जिसमें और कुछ नहीं है, तो यानी कि प्योर वाटर का गिवन है. सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. कितना आंसर आया? हाँ 30th. हाँ जी. हाँ 17.4 आ रहा. PS is 17.4 mm Hg. स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल एरियाज. ये मैंने कितनी बार बोला है कि सॉल्ट के डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिप्रेस. यानी कि जो वाटर नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो उसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसका मतलब आसपास का टेम्परेचर अगर 0 के या -1 -2 के आसपास है, उसको उससे भी कम टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए. तो जो ऑलरेडी आइस बन चुकी होगी वो भी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी. तो आप बोलोगे दिस इज बिकॉज adding salt will depress the freezing point of water, due to which now water requires more negative temperature, and due to which जो already बन चुकी होगी स्नो 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी क्या करनी लग जाएगी? मेल्ट करने लग जाएगी, क्योंकि उसको भी अब नेगेटिव में टेम्परेचर चाहिए. वट टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स आर फॉर्म सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन? परसों ही मैंने बताया था मिनिमम, कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं. मैंने बोला था कि अगर लॉजिक ना भी याद रहे तो रट लो कि नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं. मैंने तो लॉजिक भी बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो मतलब उसको बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए थोड़ा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा. तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है? मैक्सिमम. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. Last is the vapor pressure of ethanol is 50 mm. Its mole fraction is 0.20. What is its vapor pressure in solution if the mixture obey Raoult's law? तो Raoult's law वाला फॉर्मूला लगेगा आपको. Raoult's law के हिसाब से अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो प्योर वेपर प्रेशर 50 दे रखा है, उसकी मोल फ्रैक्शन 0.20 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा? 10. यस 10 mm. यही होता है ना राउल्ट्स लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इट्स प्योर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. इसके आगे PA0 इंटू एक्स ए भी आता अगर दो की बात करी होती है, बट अभी ये लगाने की जरूरत ही नहीं है. PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू एक्स बी, बिकॉज एक ही सोल्यूट की बात हो रखी है इथेनॉल, कि इथेनॉल का प्योर इतना है, उसकी मोल फ्रैक्शन 0.20 है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो सिंपल आप उसके प्योर को उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लोगे, राउल्ट्स लॉ लगा दोगे. ठीक है. सो आई थिंक ऑलमोस्ट दिस सैम्पल पेपर इज ऑल्सो डन. एक सेक्शन ए रह गया, एक आधा क्वेश्चन सेक्शन सी का रहता है और एक आधा क्वेश्चन सेक्शन ई का रहता है. ठीक है. तो टुमारो इज द टेस्ट ऑफ सैम्पल पेपर 5 एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 फॉर NTC. ठीक है. टाइम विल बी इंटीमेटेड इन द ग्रुप. ठीक है.